नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो जब से उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, एक सवाल बड़ी तेजी से उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कोई बड़ा खेल किया गया है। जी हां, इस बार अखिलेश यादव ने कमबैक की पूरी तैयारी कर ली थी। 22 में बाइसिकल का नारा सच होता दिख रहा था। आप याद कीजिए जितनी भीड़ लग रही थी। अखिलेश यादव ने जो विजय रथ यात्रा निकाली थी, उसका जगह जगह जिस तरह से स्वागत हो रहा था, उससे तो यही उम्मीद बन रही थी कि अखिलेश यादव वाकई आ रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने नई रणनीतियों के साथ पुरानी गलतियों को भी सुधार लिया था, यानी चाचा शिवपाल यादव से सुलह कर ली थी, सैफई कुनबे को मजबूत किया और सोशल इंजीनियरिंग के लिए नए साथी तलाश किए। मगर अखिलेश यादव का मुकाबला उस बीजेपी से था जो केंद्र की सत्ता पर तो काबिज है ही, यूपी की सत्ता भी बचाए और बनाए रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। बीजेपी ने अपने डबल इंजन का दम अखिलेश की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए लगाया। हालांकि बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीटें चुनाव में बढ़ी और बीजेपी की सीटें कम हुई। फिर भी जीत बीजेपी के नाम ही दर्ज हुई और अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि इसमें कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट हार गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट में बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी को 403 में से 304 सीट मिलने का दावा किया है। क्या कुछ कहा है, उनका जो ट्वीट है उस आधार पर आपको बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है कि बैलेट पेपर के मतदान में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। साफ है, कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। ईवीएम पर गड़बड़ी का ऐसा ही आरोप कानपुर की बिल्लौर सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रचना सिंह ने लगाया है। रचना सिंह ने अपनी हार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। रचना सिंह ने कहा है कि मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, आप जानते हैं दोस्तों स्ट्रांग रूम क्या होता है, जहां चुनाव मतदान के बाद ईवीएम रखी जाती है, मशीनें रखी जाती हैं। पहले बैलेट पेपर्स होते थे, बैलेट पेपर रखे जाते थे। तो ये जो स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप रचना सिंह ने लगाया है। हालांकि कानपुर की डीएम ने रचना सिंह के आरोपों को निराधार बताया है। रचना सिंह ने जो आरोप लगाया है, जो वीडियो पेश किया है, उनकी क्या बात हुई है, ये सब आपके सामने अभी हम पेश करेंगे। लेकिन इन आरोपों के धुएं से ये समझ में आता है दोस्तों कि चिंगारी कहीं ना कहीं भड़की है। अगर ईवीएम की जगह केवल बैलेट पेपर से मुकाबला होता तो क्या अखिलेश यादव ही जीतते? क्या समाजवादी पार्टी ही जीतती? क्या बीजेपी ने अपनी हार को जीत में बदल दिया है, जबकि अखिलेश यादव किसी खेल का शिकार हो गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे, आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, सियासत है और यहां चर्चा आम है, चर्चा जारी रहेगी। जैसे जैसे हमारे पास जो जो चीजें आएंगी हम आप तक पेश करेंगे। बहुत कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसे विजुअल्स, ऐसे ऑडियो, लोगों की बातचीत, जीते हुए भाजपा प्रत्याशियों की बातचीत। एक बातचीत आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत वायरल है। वो बिजनौर के जो जीते हुए भाजपा के प्रत्याशी यानी विधायक हैं, उनकी बातचीत कि कैसे दूसरे विधायक को जिताया गया, जो विधायक अब बन गए, हार रहे थे, कैसे जिताया गया। तो ये सारा खेल सामने आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इन गड़बड़ियों से इतर आज दो मामले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें एक बिल्लौर की प्रत्याशी रचना सिंह क्या कुछ कह रही हैं, ये समझेंगे। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए। आइए सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 4 साथी मौजूद हैं। सीधे लखनऊ से हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा, ओम प्रकाश सिंह जी बहुत ही मुखर हैं अपनी बातों के लिए, अपने विचारों के लिए और अपनी पत्रकारिता से। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे 2 और साथी, वरिष्ठ साथी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर और अमलेंदु उपाध्याय जी।
आप दोनों का फिर से स्वागत करता हूं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से है, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं जरा, रचना सिंह बिल्लौर की प्रत्याशी हार तो गई हैं, सीट अपनी निकाल नहीं पाई, जीत नहीं पाई, लेकिन क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर आप सभी की आभारी रहूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी जनता ने मुझे वोट दिया और मुझे जिताने की पूरी उम्मीद की, पूरी कोशिश की। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ। मुझे आज भी हिम्मत है, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। मुझे चुनाव हरवाया गया, मैं पूरे अच्छे वोटों से जीत कर आ रही थी, लेकिन मुझे चुनाव हरवाया गया क्योंकि हमारे स्ट्रांग रूम में ही एक अनभिज्ञ आदमी घुस गया था। मैं उसी दिन चुनाव हार गई थी। मैं फिर से संघर्ष करूंगी और फिर से आपके बीच में आऊंगी। आप जब कभी मुझे अपने दुख सुख में याद करेंगे, मैं आपके पास खड़ी मिलूंगी। आपकी बेटी रचना सिंह गौतम, 209 बिल्लौर विधानसभा, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। तो ये एक प्रत्याशी जो हार गई, 80,000 से ज्यादा मत लेकर आई थी, 80,000 से ज्यादा, लेकिन ये हार गई। इन्होंने जो प्रमाण पेश किया है, जो कुछ कह रही हैं, जो दावा पेश किया है, जरा उस वीडियो को भी दिखाना चाहूंगा जो इन्होंने सामने रखा है। हालांकि डीएम साहिबा का कहना है कि ये सब निराधार हैं। आइए जरा उस वीडियो को भी देख लेते हैं। देख रहे हैं आप ये वीडियो, ये स्ट्रांग रूम में एक आदमी अभी गया, ये देखिए वो बाहर निकल के आया, स्ट्रांग रूम की बात है। और ये जो विजुअल है यही पेश कर रही हैं यहाँ पर रचना सिंह। और ये सीसीटीवी विजुअल है और आप समय भी देख रहे होंगे। और ये 1 मार्च 2022 का रात को 8:32 का विजुअल है और ये स्ट्रांग रूम का विजुअल है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक सुरक्षाकर्मी है जो बाहर खड़ा है और एक बंदा आता है, अंदर जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये क्या कुछ कहता है? आखिर स्ट्रांग रूम में कोई कैसे चला जाता है? ये सवाल तो उठता है। ये अलग अलग जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग ये सीसीटीवी में जो कैद है, ये वही वीडियो है। ये क्या कुछ कह रहा है ये हमें यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कि ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, ऐसे विचार सामने आते हैं जहां लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। क्यों रचना सिंह कह रही हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्या कारण है, यही यहां समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे दसियों मामले रही है। इसलिए यहां ये देखिए, ये जो विजुअल इस एक दूसरे कॉर्नर से आप देख रहे हैं कि ये बंदा यहां आ रहा है और आकर के ये अलग अलग विजुअल्स हैं, अलग अलग। इसमें ये देखिए ये अंदर गया, ये स्ट्रांग रूम है जहां पे रखा गया है। हालांकि इस वीडियो और इस विजुअल की टीवी लाइव हम तमाम जो हमारे प्रोडक्शन टीम के लोग हैं, इसकी तहकीकात हम लोगों ने नहीं की है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन इतना तय है कि बिना आग का धुआं नहीं, कहीं धुआं है तो आग है, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए ये समझना होगा। हमारे साथ एक साथी और जुड़ गए हैं, आलोक अग्निहोत्री जी। आलोक जी का भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहूंगा एक बार फिर से ओम प्रकाश जी आपके पास, और इस विजुअल को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बाद? और इससे पहले हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट दिखाया है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहली चर्चा इस वीडियो से ही शुरू करते हैं जिसमें रचना सिंह क्या कुछ कह रही थी, वो भी आपको हमने दिखाया। और इस विजुअल को देखने के बाद अब एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से रचना सिंह का जो बयान है उसको दिखा दीजिए और फिर सीधे आऊंगा ओम प्रकाश जी के पास और बातें अपनी आगे बढ़ाएंगे। जरा रचना सिंह क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। समाजवादी पार्टी की नेता है बिल्लौर से, और वो जीतते जीतते हार गई। 80,000 से ज्यादा मत लेने के बाद भी वो हारती हैं और कह रही हैं कि मैं भी हारी नहीं हूं। जरा सुनते हैं फिर से। आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर आप सभी की आभारी रहूंगी और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी जनता ने मुझे वोट दिया और मुझे जिताने की पूरी उम्मीद की, पूरी कोशिश की। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ।
मुझे आज भी हिम्मत है, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। मुझे चुनाव हरवाया गया, मैं पूरे अच्छे वोटों से जीत कर आ रही थी, लेकिन मुझे चुनाव हरवाया गया क्योंकि हमारे स्ट्रांग रूम में ही एक अनभिज्ञ आदमी घुस गया था। मैं उसी दिन चुनाव हार गई थी। मैं फिर से संघर्ष करूंगी और फिर से आपके बीच में आऊंगी। आप जब कभी मुझे अपने दुख सुख में याद करेंगे, मैं आपके पास खड़ी मिलूंगी। आपकी बेटी रचना सिंह गौतम, 209 बिल्लौर विधानसभा, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। तो ये सुन रहे थे आप। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, जो चीजें दिखाई पड़ रही, जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं से उसमें जो लोचा तो उत्पन्न होता ही है और शंका पैदा होती है, और निश्चित तौर से ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं खेल हुआ है। ईवीएम तो खुद तो ऐसी तो है नहीं कि वो खुद खेल कर जाएगी। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि ईवीएम से खतरा नहीं, ईवीएम के रखवालों से खतरा है, उनकी मानसिकता से खतरा है। और जैसे यहाँ पे उन्नाव की आपने दिखाया है, अयोध्या में जो योगी सरकार का दावा है कि लाइट 1 मिनट के लिए नहीं जाती है, अयोध्या में भी जहाँ पे बूथ मशीनें रखी गई थी, वहां 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है कि ये है। तो जैसे ही लाइट की सूचना होती है, लेकिन आधा 1 घंटे के बाद विपक्षी दलों के जो है समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं और रखवाली के लिए, लेकिन तब तक 3 घंटे 2 घंटे का समय बहुत होता है कुछ भी करने के लिए, मशीनों से छेड़खानी और करने के लिए। और भी तमाम जगहों से, जो बनारस से और बस्ती से, सिद्धार्थनगर से खबरें आई, वो इंगित करती हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ साजिश है, रची गई है। और मैं इसलिए इसको मानता हूं कि अधिकांश जो पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विधानसभाओं में जो वोट थे, इस बार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, मान लीजिए किसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 90,000 पाया था, तो इस बार वो 92,000 पाया है, 95,000 पाया है, और इसको पाने के बावजूद भी आ रहा है। तो मुझको ये लगता है कि रणनीतिकारों को भारतीय जनता पार्टी के मालूम था कि विपरीत लहर है, लोग नाराज हैं और विपक्ष को ज्यादा वोट देंगे। तो उनका एक आकलन था कि अगर कोई 40,000 पाया है तो 40,000 का 80,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। लेकिन इतना आकलन नहीं था कि लाख के ऊपर भी लोग जो है पहुंच जाएंगे उस रेशियो में जो है। तो एक कोशिश की गई और ये निश्चित तौर से है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है। मैं बताऊं, पिछली भी चर्चा में मैंने बताया था कि जिस कंपनी को इसका काम दिया गया था बंगलोर की, तो उसके एक साथी से बात हुई थी, उसने कहा था 3 दिन पहले वोटिंग के और काउंटिंग के कि अभी तो निर्देश नहीं आए हैं, मैंने अभी तक नहीं आए। इसके मतलब कि कहीं ना कहीं से निर्देश आते रहे हैं इसके पूर्व में और उस पर वो लोग काम करते रहे हैं, या उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसने कई बार उस अभी तक पर जो है जोर डाला था। तो इससे प्रतीत होता है कि ये चीजें हुई हैं। अयोध्या में ही जैसे कि इस मशीनरी के अलावा भी कोशिश की गई है मतदाताओं को प्रभावित करने की। वो एक दिन पहले 27 तारीख को वोटिंग थी, उसके एक दिन पहले दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया गया ईवीएम की छेड़खानी के अलावा, कि संघ के लगभग 5 दर्जन से ज्यादा प्रचारक यहाँ पर मौजूद थे अयोध्या में। अयोध्या के होटल भरे थे, धर्मशालाएं भरी थी। अमूमन चुनाव में यह होता है कि जिस दिन वहां वोटिंग होती है तो खाली करा लिया जाता है जो बाहरी लोग होते हैं, लेकिन अयोध्या जैसी जगह पे ये क्यों नहीं किया गया? प्रशासन की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि धर्मशालाओं को चेक करती, होटलों को चेक करती, जहां पे लोग रुके हुए हैं वहां चेक करती? आखिर उनका क्या काम था? हजारों की संख्या में लोग थे और 200 से 250 से ज्यादा गाड़ियां जो है गुजरात की यहाँ पे घूम रही थी, उनको चेक करने का साहस जो है प्रशासन नहीं उठा पाया। तो ये सब सारे कारण जो है वो शंका पैदा करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो आपने कुछ गलत किया है। अगर आप निष्पक्ष है, चुनाव की निष्पक्ष रहता तो ये सारी कार्रवाई करता, चेकिंग करता, लोगों को बाहर करता उस विधानसभा से, लेकिन ऐसा कहीं कुछ किया नहीं गया। और बिजली रहने का दावा, बिजली 3 घंटे चली जाती है स्ट्रांग रूम में और वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती, तो निश्चित तौर से गड़बड़ियां की जाती हैं और ये हुई होंगी। इसलिए माना जा रहा है कि तमाम जमीन पे जो हकीकत दिखाई पड़ रही थी उसके खिलाफ चीजें आई हैं और एक्यूरेट वही आई हैं जो पर्चे बांटे गए थे। भाजपा को 255 मिलेगी, 255 आया, फला कितने मिलेगी। और कहीं ना कहीं कुछ जैसे लोग सवाल उठा देते हैं, भाई पंजाब में क्यों नहीं किया, फलाना जगह क्यों नहीं किया, फला सीट पे क्यों नहीं किया। तो कुछ बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कहीं ना कहीं छोटे लक्ष्य को जो है तिलांजलि दी जाती है। मेरा अपना मानना है कि एक सुनियोजित, जैसा कह रहे थे दीपक जी, कौन कह रहा था कि चोरी का प्रयास किया गया, डकैती नहीं चोरी का प्रयास है। तो निश्चित तौर से ये सत्ता ने चोरी किया है, ईवीएम के रखवालों ने चोरी किया है। जैसे बैलेट पेपर की बात आती, भाई साहब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर में जो चीजें गड़बड़ हुआ करती थी पुराने समय, तो उसमें
जहां पे लोग बाहुबली रहते थे, जहां कानून व्यवस्था जो है कमजोर पड़ती थी, वहां पे लोग उस पर बेईमानी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको रोकने का काम जो है प्रशासन का हुआ करता था। आज सवाल यह है कि जब प्रशासन ही उस भूमिका में है तो इनको कौन रोकेगा। हम आप चर्चा कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो मुझको लगता है कि उस भूमिका में, जो बैलेट पेपर की भूमिका में दूसरे तत्व सक्रिय रहा करते थे, वो ईवीएम में जो है वो काम प्रशासन करता है, और जाहिर सी बात है प्रशासन उसी की बात करता है जो सत्ता में होता है, जो उसके नियंत्रण में होता है। जी राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जब चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश, हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि ये जो चर्चा है ये सिर्फ ईवीएम की चर्चा उत्तर प्रदेश के लिए ही आप लोग कर रहे हैं या हो रही है, ये चर्चा क्या उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए या पंजाब के लिए नहीं हो सकती? बिल्कुल सही सवाल है और वाजिब सवाल, क्योंकि ये चर्चा उत्तराखंड के लिए भी और पंजाब के लिए भी और गोवा के लिए भी हो सकती है। और ईवीएम का बहुत बड़ा खेल है, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। लोग कहेंगे कि अब देखिए आप ईवीएम का रोने लगे, लेकिन क्या ईवीएम की ऐसे जो प्रमाण आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या स्ट्रांग रूम में कोई बंदा घुस जाता है? हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो एक प्रत्याशी सामने रख रही है उसने कुछ ना कुछ पुष्टि तो की होगी, उसने कुछ ना कुछ जांच तो करके ही यहां सोशल मीडिया पर डाला होगा। ये सब तो देखना ही होगा। खैर, हमारे साथ आलोक अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सुरेंद्र दुबे जी भी सीधे जुड़े हुए हैं लखनऊ से। दुबे साहब, आपके पास सीधे आना चाहूंगा। आपके सामने सब कुछ है, और इससे पहले अभी एक ट्वीट हम दिखा रहे थे दुबे साहब, जिसमें जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से इसको काउंट किया जाए तो बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी जीत गई थी। बैलेट पेपर में 403 में से 304 सीटों पर, ये देखिए बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती, इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। बैलेट पेपर और ईवीएम का मामला यहां पर रख रहे हैं। बैलेट पेपर जितने भी हुए और उसमें 403 में से 304 सीटों पर लीड करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। और इस ईवीएम स्ट्रांग रूम में कोई बंदा घुस रहा है, और ये हमने बिलौर की कहानी देख ली। क्या कहेंगे, क्या कुछ आपके पास है? और इस चुनाव के अब रिजल्ट के 10 तारीख के बाद आज हम 14 तारीख को बैठे हैं, 4 दिन का समय बीत चुका है, और अब तक बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आंकड़े आप तक भी आ गए होंगे। सुरेंद्र दुबे जी, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। मैं इस पर ठीक, इस पर हम लोग डिस्कस करें कानपुर वीडियो पर, जहां एक आदमी दिखाई पड़ रहा है स्ट्रांग रूम में जा रहा है, या हम इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर जाए, या अयोध्या की घटनाओं पर जाए, या अलग अलग धीरे धीरे जो घटनाएं आ रही हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे मन में ये कीड़ा आया ही क्यों कि बेईमानी हुई, और उसका एक कारण हमारे चुनाव आयोग का चरित्र है। हम शुरू से ही देख रहे हैं कि चुनाव आयोग, बल्कि हम चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग से कहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि कोई संस्था बेईमान नहीं होती, संस्था बैठता हुआ आदमी बेईमान होता है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग से तो आपने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और वो उसी ढंग से सारी व्यवस्थाएं रहती थी। एक चार्ज एकत्र होंगे, आदमी जाएगा आएगा, और सारी निगरानी का काम मुख्य चुनाव आयुक्त का हुआ था। इस बार शुरू से जो भूमिका रही है, या पहले भी थी, ऐसा नहीं कि इसी चुनाव में हो रहा है, से सवाल उठना लाजमी है, और जिनका जवाब कायदे से मुख्य चुनाव आयुक्त को बड़ी बेबाकी से सप्रमाण देना चाहिए कि आप हमारे ऊपर ये आरोप न लगाइए। लेकिन अगर मुख्य चुनाव आयुक्त शांत बैठे हैं या उसका खंडन नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते, तो इससे लगता है कि हम लोगों के मन में जो शंकाएं हैं या जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ठीक है कि पोस्टल बैलेट में दिखाई पड़ा में, और आशंका है हम लोगों मन में, जब पोस्टल चुनाव हो रहा, मतदान जिस दिन होना था,
उसके पहले ही पोस्टल बैलेट को भी लेकर थे कि तमाम जगह कर्मचारियों से उनके आई कार्ड वगैरह रखवा लिए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ जगहों पर बाकायदा ऐसी खबरें आई कि उनके अफसरों ने दबाव डलवा करके वोट डालवाया कि आप यहाँ वोट डालिए। मैं मौर्य जी की 304 सीट के निर्णय से सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ ये ठीक है कि तमाम जगह पर पोस्टल बैलेट से ही। अब ईवीएम पर अगर हम आए तो आपको याद होगा कि एक ऑलरेडी एक मुद्दा काफी पुराना है, 12 लाख या 19 लाख कितनी ईवीएम गायब है, जिनका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिला कि वो ईवीएम गई कहां। उस पर शायद केस भी कोई चल रहा है जहां तक मुझे याद आता है। तो जाहिर वो ईवीएम इस्तेमाल हो रहे होंगे। अच्छा, मान लो नहीं भी है तो ईवीएम बंद किसी देश पर बनाने वाली कंपनियां भी आई की है, और जिस ढंग की आजकल टेक्नोलॉजी है उसमें सब कुछ संभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ये बेईमानी नहीं है तो इसका जवाब देने का काम आयोग का ही है मुख्यतः। तो ये प्रूव करे कि नहीं आप लोग हम पर गलत। भाई ये तो ये है ना कि हम ये कहें कि राजीव जी आप ये डिबेट कर रहे हैं और इसमें हमको गलत सब्जेक्ट दे रहे हैं बोलने को, दूसरे को सही दे रहे हैं, तो राजीव जी को बताना है कि नहीं नहीं भाई देखिए सबको मौका दे रहे हैं, इसे हमारे आरोप लगाने और न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात देखिए कि मैं जब ये हम देखते हैं ये लोग कैसे अखिलेश यादव हारे, तो देखिए एक मुख्य कारण तो चुनाव आयोग है। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार कर देता हूं जिस पर सबको शंका है और इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दे रहा। दूसरा हराने वाला गेहूं चावल है। अब आप कहेंगे साहब वो तो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन वो जिन्स है, लेकिन हरा दिया उन्होंने। तीसरा कारण वोट बैंक है, जिसके प्रमाण पहले भी खुद मायावती ने कहा कि वोट दे देना, और अब जिस ढंग से सफाई दे रही हैं कि हमको प्रेस के लोगों ने हरवा दिया, उससे कंफर्म होता है कि हाँ उन्होंने एक खेल किया। अब सिर्फ बहस इस पर हो सकती कि किसी डील के तहत किया और उस डील में इनको क्या मिल सकता है। अब उस डील में तो बाद में पता चलेगा, अभी से कोई आरोप लगाना ठीक नहीं। जो सोशल मीडिया पर किताब उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का वादा किया गया है। दूसरी ये भी चर्चा है कि चूंकि सपा और बसपा के वोट बैंक में काफी टकराव 2019 से उसको हमने देखा भी कि ट्रांसफर नहीं हुए, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि बहन जी ने कहा कि न इच्छा हो। और इस बात के प्रमाण जरूर मिले कि जो इन कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने कहा कि जहां लगता हो कि सपा को आप हरा सकते हैं तो आप भाजपा को वोट दे दीजिए। तो ये तीन मुख्य कारण है, लेकिन हम इन कारणों पर इसलिए बहुत नहीं जाते कि वो पॉलिटिकल कारण है। लेकिन ये जो असली कारण है जिससे कहा गया कि आप साफ सुथरा चुनाव कराइए, उन्होंने जितना गंदा भद्दा चुनाव करा सकते थे वो उन्होंने करा दिया। अब और हम जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारी जुडिशरी है, हम अभी उस पर मान लो कोर्ट भी लोग जाएंगे तो पता चला कि 2029 में कही कि इसमें गलतियां हुई थी। आप जानते हैं हम लोग का जो सिस्टम है, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है सारा। अगर तुरंत निर्णय होता हो विदेशी अदालतों की तरह कि 2 महीने 3 महीने में आ जाएगा, तब जनता को समझ में आए, तब तक जनता भूल भी जाती है। लेकिन इन बातों से हम इनकार नहीं कर सकते कि खेल हुआ, और खेल ये धीरे धीरे खुलेगा भी, और भी खुलेगा। और ये भी आप देखें कि इस बिल्कुल दुबे साहब फिर आऊंगा आपके पास में, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खेल हुआ है और धीरे धीरे ये खेल खुलेगा। और जो कुछ खुल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे आपके बीच हम उन तमाम प्रमाणों को लेकर आएंगे। जो देखिए दोस्तों, हम तहकीकात नहीं कर रहे हैं, हम होते भी नहीं है, कोई तहकीकात करने वाली एजेंसी तो हम है नहीं, लेकिन जो प्रमाण
छन छन कर हमारे तक आ रहे हैं, वो हम आप तक रख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अब ईवीएम का रोना रोना शुरू कर दिए। कई लोग कह रहे हैं भाजपा जीत गई तो अब क्या बात करते हो। नहीं दोस्त, बात यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस देश को, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जितनी उन जन नेताओं को है जो जीत करके संसद पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। मैं पत्रकार हूं, हमारी टीम पत्रकारिता कर रही है, लेकिन आप दर्शक नहीं हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भी इसमें सतर्क रहिए। आपका एक वोट काफी कीमती होता है। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट से, लेकिन वैसे ही एक वोट कई बार 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 25 और 50 और 54 वोटों से लोग जीत जाते हैं, हार जाते हैं। तो यहां पर क्यों नहीं इसकी बात होनी चाहिए? क्यों नहीं सवाल अगर उठ रहे हैं ईवीएम पर, तो बहुत सही बात यहां बोल रहे थे, रख रहे थे अपनी बात सुरेंद्र दुबे जी, जो कह रहे थे कि हां, चुनाव आयोग को इस पर बात करनी चाहिए। आपको पता है ना, 3 चुनाव आयुक्त हैं और तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। 1.5 साल पहले इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। और केंद्रीय चुनाव आयुक्त, आखिर उत्तर प्रदेश उस समय से क्या कुछ खेल चल रहा था? और ये सवाल उठ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? ये उंगलियां उठ रही तो जवाब देना चाहिए, आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बात रखनी चाहिए कि नहीं जी, यहां गड़बड़ियां नहीं है। अगर नहीं है तो प्रमाण दीजिए आप, हम भी इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं, आप चुप हैं। तो चुप्पी मौनम स्वीकार लक्षणम कहा जाता है ना। आप मौन है, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। चलेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे आगे और आलोक अग्निहोत्री जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप? आपके सामने ये 2 विजुअल्स हमने रखे हैं और उसमें एक रचना सिंह की बाइट भी है और साफ वो दिखा भी रही हैं कि ये देखिए कैसे स्ट्रांग रूम में कोई आदमी जाता है और वहां पर जो गार्ड है, सुरक्षाकर्मी है, वो उससे मिला हुआ है। ये तमाम चीजें हमने दिखाई। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम से इतर जो मुद्दा है और उसमें भी जो ट्वीट है वो बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी पोस्टल बैलेट की बात कर रहे थे। पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन ईवीएम में खेला हो गया। कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके पास क्या कुछ है 4 दिन बाद, आलोक अग्निहोत्री जी? कहूंगा उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की भी, जैसा कि बार बार ये हो रहा है कि केवल उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को पंजाब से कोई उम्मीद नहीं थी, तो पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो 2 मुख्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड। और दोनों के अंदर पूरे बीजेपी के चुनाव कैंपेन के अंदर उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से नड्डा साहब को जो हताशा हुई, उसने उसी समय मैसेज दे दिया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर पहले और दूसरे चरण के दौरान मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो पोस्टल बैलेट की हम बात कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट की सूचनाएं उसी दौर से आने लगी थी, 7 फरवरी से, कि मैं साइकिल पे दबाना चाहता था लेकिन मेरा वोट कमल पे दबा दिया। और ये टिप्पणी आई है और काफी वायरल हुआ है। और उस अधिकारी ने भी कहा है कि एक वोट से होता क्या है, मैं वहां से चीजों को लेकर चलूंगा। अब ये है कि ईवीएम के अंदर क्या हुआ, उसकी जगह पे पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट के साथ सर्विस बैलेट है। तो अगर आप इनकी दोनों की संख्या देखेंगे तो एवरेज ये संख्या एक फेज के अंदर 1.5 लाख के ऊपर निकलती है और कहीं कहीं ये 2.25 लाख तक जाती है। ये पोस्टल बैलेट और सर्विस बैलेट दोनों को मिला। देखिए, सर्विस बैलेट के अंदर भी कर्मचारी है और उसका जो मत प्रतिशत है, आमतौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि जो चुनाव कर्मी थे, उन चुनाव कर्मी के लिए बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम। इसलिए जो उनका वोट था वो बहुत निर्णायक वोट था। जैसा अभी दुबे जी कह रहे थे, कुछ जगह लोगों को डालने नहीं दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी वो काफी वोट पोल हुआ और पोस्टल बैलेट भी काफी पोल हुआ। तो वो एक तस्वीर तो हमारे सामने 7 फेज की है कि 7 फेज के अंदर 65 से और 73% के टोटल वोट पोल हुआ था। अब ये अगर आप 50% अगर आप मान लेते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गया और बाकी 50% में बाकी सबको गया, तो उस स्थिति में भी जो तस्वीर है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हम बात नहीं करेंगे,
कि उनका जो आंकड़ा है, लेकिन वो तस्वीर काफी कुछ साफ करती है कि जो जनमत था, वो जनमत का जो रुझान था वो बहुत साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, हेलो जी, आवाज आ रही है जी। आपकी, आ रही है। तो वो भाजपा, जी, भाजपा के पूरे शासन के खिलाफ था और इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि अब मतगणना के बाद हम लोग बैठे हुए हैं। 7वें चरण के मतदान तक भाजपा के जो स्टार प्रचारक, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इन सबके जो बॉडी लैंग्वेज थी 5वें चरण के बाद, वो साफ ये दिखा रही थी कि एक तरीके का आशा इन्होंने महसूस कर ली है। और उसी के बाद वो सारे सर्वे आए हैं जिसमें 300 प्लस का एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। कुछ चीजें बहुत साफ हैं, वो ये साफ हैं कि निश्चित तौर पे केवल ईवीएम के दम पे इतना कुछ होना नहीं संभव है। उसके अंदर ओवैसी साहब की पार्टी, उसने काम किया है। मायावती ने जो मुस्लिम वोट को आंशिक ही डाइवर्ट किया, 2.7 2.8 किया, वो भी मीनिंगफुल है। ओबीसीज को जो वोट को उन्होंने प्रत्याशी बनाया वो भी है। लेकिन बावजूद इसके ये 170-72 सीटों का जो आंकड़ा निकल रहा है, जो 500 वोट से लेके और 6000-7000 वोट तक का निकल रहा है, ये अपने आप में संदिग्ध, और ये बताता है कि संभव है कि 255 सीटें जिस तरीके से बीजेपी ले गई है, और अप्रॉक्सीमेट जितने भी विश्लेषण हम लोग देख रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें 200 प्लस समाजवादी पार्टी और अलायंस को जाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर कमी आई है तो वो कमी निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग की पूरी फंक्शनिंग रही है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उसके एक्टिव होने के बाद इस संख्या के अंदर फेरबदल हो सकता है। और ये फेरबदल बहुत साफ तौर पे, अगर आप देखेंगे, अगर वोट का परसेंटेज देखेंगे, जहां 200 से 500 है, 500 से 1000 है, और फिर 1000 से 3000 है, अगर आप इन संख्याओं को देखें तो ये 98 सीटें, और 88 सीटें बहुत मीनिंगफुल हैं। ये इसलिए मीनिंगफुल हैं कि इनके अंदर जहां पे रिकाउंटिंग की डिमांड की गई, वहां रिकाउंटिंग नहीं हुई। एक स्पेसिफिक एक सीट इस बात को ये जाहिर कर देती है कि किस तरीके से पूरी मशीनरी काम कर रही थी। वो मैं सेराथू की सीट का जिक्र करूंगा। सेराथू के अंदर वो कौन सी वजह थी कि अचानक मतगणना को रोक दिया गया, और वहां पे जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट का नतीजा यह है कि उप मुख्यमंत्री वहां से चुनाव हारते हैं। तो जिन जगह पे 50,000 के ऊपर की हार जीत है, वहां पे हम नहीं मानते हैं कि ईवीएम बहुत प्रभावी रहा होगा। लेकिन जहां पे वो 10,000 के आसपास की हार जीत है, और वो एक बड़ी संख्या है, वो संख्या 160-62 निकल रही है, तो वहां पे ये काम हो सकता है। दूसरी दो चीजों को और इंगित करना चाहूंगा। छठा और 7वां चरण, वो 5वां चरण के अंदर दो महत्वपूर्ण जिले थे, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। मुझे लगता है तकरीबन 3 से 4 दर्जन मीडिया कर्मी वहां पे गांवों लगातार 1 महीने वहां का बहुत सा सर्वेक्षण करते रहे। वहां से जो वॉइस आ रही थी, पलिया की एक सीट जिसमें साहनी लड़ते हैं, उनके लिए लोगों ने कहा कि वो ठीक भी हैं, लेकिन किसान आंदोलन, किसानों को कुचला जाना, वरुण गांधी का पूरा एक कैंपेन लॉन्च कर देना, उसके बावजूद पलिया और लखीमपुर का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बताता है कि बीजेपी के उन लीडरान जनमत को किनारे करके मशीनरी भी बहुत सी जगह पे निर्णय को अपने पक्ष में ला सकती है। अभी सिंह साहब बात कर रहे थे, और अयोध्या की जो पूरी स्थिति थी और अयोध्या का जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि वो अयोध्या और फैजाबाद के बारे में जानकार हैं, और वो इस बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे कि वहां पे ये जो सीटों की संख्या बढ़ी है, ये नहीं बढ़ने वाली थी, ये निश्चित था, उसका मार्जिन और ज्यादा मार्जिन से बढ़ी है। तो ये एक चीज
हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। और मैं दुबे जी की बात को ये जरूर कहना चाहूंगा कि जुडिशरी के अंदर आमतौर पे निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अगर ईवीएम को मानती है कि ईवीएम एक कारक है जो मशीनरी जिसका दुरुपयोग कर सकती है, तो उनको जुडिशरी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है। केवल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका होती है, और अभी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की हेड सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, और उसके अंदर जाना चाहिए और अपनी डिमांड को रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर उनमें से अगर कोई सैंपल भी अगर कंसिडरेशन में आता है तो वो आगे के लिए बहुत मीनिंगफुल होगा। और एक आखिरी बात मैंने पहले भी दोहराई थी, 10 तारीख को काउंटिंग के बीच में ही चंद्रा साहब का एक वर्जन आया था, और वो वर्जन आया था कि अब हम देश में एक देश और एक चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। मैं चाहूंगा दाता इस देश का नागरिक, एक नागरिक अधिकार का सवाल है, और वो केवल एक दिन मत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इस जाप की भूमिका में वो सारे सचेतन लोगों को और वो सारे तथ्यों के संग्रहण में आम लोगों को जिनको लग रहा है कि उनके मत का दुरुपयोग हो गया है, उनको इसमें लगना चाहिए। केवल मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी कि वो एक वॉइस को बिल्डअप करे। धन्यवाद राजीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक राष्ट्र और एक मतदान की बात तो चंद्रा साहब मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का जो एक जो राज्य है, अगर इस देश के हिसाब से देखें तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्या आपने वहां नहीं सोचा, नहीं समझा कि वहां पर एक दिन में पूरा का पूरा मतदान करवा देते? आपने मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में 2 चरणों में मतदान करवाया। कहां आप एक देश एक राष्ट्र उसके बाद उस दिन कह रहे हैं जिस दिन मतगणना चल रही है? तो यहां बरगलाने की कोशिश, लेकिन हम और आप जो वोट डालने जाते हैं, हमारे मतों के कारण ये प्रत्याशी जीत करके लोकसभा और उसके अलावा विधानसभा में पहुंचते हैं, यानी हमारे प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो हमारे मतों को न चुराया जाए इसकी गारंटी कोई देगा? इस देश में कम से कम इतना कुछ तो होना चाहिए, जो चुनाव आयोग है वो इतनी गारंटी तो दे, क्योंकि वो अगर इतनी गारंटी नहीं दे सकता है तो कैसे भरोसा किया जाए कि हां हमारा मत सही जगह पे गया है? और इस पर बार बार सवाल उठते हैं। एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। आखिर बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये सवाल कई बार, एक विजुअल और देख रहा था जिसमें जहां पर ईवीएम रखा हुआ है, वो वीडियो भी कल कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं। जहां ईवीएम रखी हुई है, मशीन रखी हुई है, वहां पर एक आदमी खड़ा है। आप वोट डालने जाते हैं, आप दूर में ही रहते हैं, वो दबाता है पे, फिर बोलता है हो गया तुम्हारा, जाओ। दूसरा आता है पे, हो गया तुम्हारा। मतलब बंदे को आप वोटर को आप मशीन तक जाने नहीं दे रहे हैं। ये भी इसी देश का है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये कहां का है, लेकिन इस वक्त वो भी वायरल है। तो ये चीजें है क्या? वहां पर दिख रहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक फिल्म के लिए स्टेज तैयार किया गया हो और स्पेशली वायरल किया जा रहा हो। ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं सामने? आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश चुनाव के समय, शायद हमारे साथी दीपक पाचपोर जी और अच्छी तरह से बताएंगे, ग्वालियर में ऐसे ही डीएम साहब जो थे, कलेक्टर साहब वहां पे कलेक्टर कहलाते हैं, वो एक दिखाने के लिए और मीडिया के सामने लेकर आए कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है, ये देखिए। जैसे उन्होंने दबाया एक बटन को, दबाया किसी और बटन को, कमल निकला, दूसरे बटन को दबाया, कमल निकला। ये सामने की बात है, ये वीडियो, ये फुटेज हैं। तो ये सवाल क्यों उठते हैं कि आखिर कुछ आप दिखाते हो, होता कुछ और है? ये चीजें क्यों ऐसे आती हैं, क्यों ऐसे सामने हैं? ये बातें तो आएंगे। ये भिंड की हमारे साथी पीछे से बता भी रहे हैं, भिंड की घटना है, अटेर सीट की है, जहां ऐसा जबकि दिखाने की कोशिश हुई पहले कि देखिए ईवीएम में कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पर, और ये उपचुनाव की बात है, तो और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब सामने ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कैमरे के सामने ऐसी घटनाएं होती हैं, तो विश्वास कैसे किया जाए? और जब विश्वास नहीं होगा, हम सवाल करते हैं, तो फिर बोला जाएगा आ गए रोना रोने। भाई क्यों ना रोया जाए? क्या अमलेंदु जी क्यों ना रोए? बताइए। हमारे आपके और हमारे आपके बाद
जो नई पीढ़ी है उसके भविष्य का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है। नहीं तो फिर देख रहे हैं जैसे लोग कह रहे हैं जाइए द कश्मीर फाइल्स देखिए, तो सबको लगा दिया उसी में, कश्मीर फाइल्स देखो और मस्त रहो। मुझे लगता है राजीव जी, तो लोगों को कश्मीर फाइल्स देखने की बजाय पहले यूपी फाइल्स देख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा कि ये जो समस्या है कि साहब बटन दबाओ तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों निकलता है, ये केवल एक अटेर का मामला नहीं है। जहां जहां भी इस तरह की चीजें आई हैं वहां सब जगह यही आया है कि किसी का भी बटन दबाओ भाजपा को ही जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई भाजपा का बटन दबाओ किसी निर्दलीय को चला जाए, कि सपा को चला जाए, बसपा को चला जाए, कांग्रेस को चला जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब ये मशीनें इतनी ज्यादा समझदार हैं कि कहीं भी बटन दबा जाएगा भाजपा को ही। और उसके बाद देखिए चुनाव आयुक्त को लेकर के जो बात हुई थी, मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान जो है वो सिर्फ यही नहीं आया कि हम एक साथ चुनाव करने को तैयार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जब उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शायद 8 जनवरी, जब मुझे ध्यान पड़ता था। 2 बातों पर आप गौर कीजिए, मतलब ये साफ तरीके से नंगा नाच जिसको कहा जाता है उसको आप ये कह सकते हैं। एक तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्लीन चिट दी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। ये हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है देने वाला कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार को धन्यवाद दिया एक तो कि उस आप आधार कार्ड से जोड़ने का जो कानून लाया है ये बहुत अच्छा है, और हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी जो है ये चीज। सरकार कुछ कानून लेकर के आ रही है तो सब आप उसकी पढ़ाई करने वाले कौन है जब आप चुनाव की तैयारियां करने के लिए जा रहे हैं? ये साफ बता रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो किसी भी तरीके से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्ष नहीं थे। ये आरोप उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब ये विपक्ष का कार्य है, हमें पत्रकार होने के नाते, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हम मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी तरीके से निष्पक्ष नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी बात कि जो जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, देखिए अभी तक की जहां भी चुनाव होते रहे, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे रहती रही है। यहां तक कि तेलंगाना जैसे राज्य में भी जो है भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट रही है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब बैलेट पेपर से होती है गिनती तो समाजवादी आगे जाती है? इसका मतलब कि हवा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बह रही है, क्योंकि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी नहीं है जो ओपीएस के मुद्दे पे आए हों पोस्टल बैलेट में। इसमें कोरोना के मरीज भी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट को दिया है, इसमें विकलांग भी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट से दिया है। यानी विकलांग, कोरोना से पीड़ित लोग और सरकारी कर्मचारी जिनके थे, उन्होंने कुल मिलाकर के कहा जाए तो पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत दिया। मुझे ये नहीं मालूम कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो डाटा पेश कर रहे हैं वो सही है गलत है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जगह जगह से आ रही है कि पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुकाबले कहीं तिहाई मत मिले हैं, कहीं चौथाई मत मिले हैं। ये खबरें लगातार आ रही है, कहीं आधे मत मिले हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। आखिर क्या कारण है कि जब फिर उसके बाद ईवीएम से गिनती होती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करती चली जाती है? बहुत बढ़ जाता है। हम आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि हम आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है और हम आरोप लगाने के अधिकारी भी नहीं, लेकिन जो राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं उन पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए उन आरोपों की। अगर ये सत्य नहीं है आरोप, हम ये भी नहीं कह रहे कि आरोप सत्य है, लेकिन अगर ये आरोप सत्य नहीं है तो मुख्य चुनाव आयुक्त अब तक मुंह अपना सिले क्यों बैठे हुए हैं? उनको आकर के इन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। और अगर कोई जांच की प्रक्रिया है, हालांकि अब चूंकि सर्टिफिकेट बांटे जा चुके थे, कोई जांच जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा तब तक कोई इस तरह की जांच नहीं हो सकती। मुझे लगता है कानून के जानकार इसको सही तरीके से बताएंगे कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहे तो वो जांच नहीं हो सकता है, और वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला तो कितना लंबा खींचेगा क्या नहीं होगा, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी। लेकिन मुख्य चुनाव आयोग को कम से कम ये संशय दूर करने के लिए, जो लोगों के मन में एक संशय है, ये दूर करना मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो संशय को दूर करें। क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी नहीं है सर, निष्पक्ष होते हुए दिखना भी जरूरी है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो निष्पक्ष होते हुए दिखने भी चाहिए। और अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो आरोपों का के कारण जो धुंध जमा हो रही है, उस धुंध को छांटने की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की राजीव जी, मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से विफल हुआ है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? देखिए, बहुत सारे उदाहरण अपने साथियों ने भी दे दिए और पिछले लंबे समय से हम देख भी रहे हैं, अलग अलग, चाहे वो भिंड की घटना से लेकर हो
और अभी के जो आपने वीडियो फुटेज दिखाए जिसमें कि स्ट्रांग रूम में एक आदमी जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें अगर हम बहुत ही सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस हम जिसे कहते हैं, तो उसमें दो ही बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की घोर विरोधी थी, वो ईवीएम पर इतना स्टिक क्यों कर रही है, क्यों आग्रह है उसका कि वो इसी से कराना चाहती है। दूसरा, अभी इसी चुनाव के दौरान जो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, उसमें एक महिला जो डीएम है वहां के, उन्होंने माना कि हाँ ये गलती हुई हमसे कि ईवीएम जो है बाहर है, और दूसरा उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही। ये दो ही बातें मैं सामने रखना चाहता हूं, बाकी बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आ ही गई है। देखिए, जिस समय पहले जब बैलेट पेपर से होता था, ईवीएम मशीन नहीं आई थी, तो ईवीएम मशीनें जब आई तो ऐसा इसीलिए कहा गया कि बैलेट पेपर में बहुत सारी मानवीय चूक होती है, जल्दी काम नहीं हो पाता वगैरह वगैरह, इसलिए ईवीएम को लाया गया था। अब ईवीएम में जो पिछले कुछ समय से जो 4 बड़ी खामियां पाई गई कि क्यों वो जो है, जिसके कारण बहुत सारे देशों ने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसमें एक तो थी कि वो एक्यूरेट नहीं होती, बिल्कुल उसकी एक्यूरेसी की कमी थी, रिलायबिलिटी उसकी विश्वसनीयता नहीं है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग देशों की कोर्ट्स ने भी कहा है, यहाँ तक कि फ्रांस के कोर्ट ने उसको, जर्मनी के कोर्ट ने तो बाकायदा बैन किया। उसके बाद वीवीपैट उसका जो है वो दोषपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी और जो हमें अब नजर आ रहा है वो है कि सेफ्टी के मामले में इसकी सुरक्षा करना बड़ा इसलिए मुश्किल है कि बड़ी संख्या में जो है वो ईवीएम का प्रयोग होता है। जहां तक इसलिए जो है इसका सेफ्टी को लेके अब उसके जो दुष्परिणाम हमको सामने दिख रहे हैं, अब वो सेफ्टी जो है वो अनायास नहीं है, वो सायास है, उसको निकाला जा रहा है। उनको ईवीएम को बाकायदे शहर दर्शन कराया जा रहा है और उसके बाद अपनी मर्जी से उसको हैक करके वापस उसके घर में भेज दिया जाता है। इस मतलब स्ट्रांग रूम में वापस आ जाती है और पता चलता है कि जो लहर आपको दिख रही थी, प्रत्यक्ष जो नजर आ रही थी जिस पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी जीत जाती है। ये मामला ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को, अगर चुनाव आयोग इस पे जवाब नहीं देता तो सरकार का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वह लोगों को बताए। लेकिन चुनाव आयोग अंततः उसका जो गठन है, उसका जो निर्माण है सरकार ही करती है, तो सरकार को कहना चाहिए। तो सरकार भी अगर खामोश है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जहां तक ये कहा गया कि भाई पंजाब में क्यों नहीं हुआ, तो देखिए बिहार एक उदाहरण था जहां से बहुत ही दमदारी के साथ ईवीएम का गैर इस्तेमाल हुआ है, जो सबके लोगों के मन में इस शंका है। पंजाब में इसलिए भी नहीं हुआ कि पंजाब में उनकी अपनी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की, और वहां जो हालत थी वो तो खैर खराब थी, लेकिन फिर भी 15-20 सीटें तो जिता सकते थे। लेकिन वहां पर जो पंजाब में सरकार उस समय जो है कांग्रेस की थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये वहीं पर सफल होगा जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं। अब बाकी देखिए, मणिपुर भी सबको लग रहा था कि कांग्रेस आएगी, गोवा भी लग रहा था कि सीधे सीधे फाइट है और शायद कांग्रेस आ सकती है, और तीसरा उत्तराखंड में भी लग रहा था। जिस उत्तराखंड में जाके कोई एक नेता वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को कुत्ते की संज्ञा दे दे, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो राज्य जो है वो क्या उस पार्टी को बहुमत देगा? अच्छा देखिए, अब मैं वापस इस पे आता हूं। एक दो सवाल ही है कि जिस समय 2 मिनट, केवल 1 या 2 मिनट, जिस समय हम मतपत्रों से हम ईवीएम की तरफ आए, तो पहले क्या होता था कि इस ईवीएम को भी मतपत्रों को लूटा जाता था, उसका गलत ठप्पे दबंग लोग लगवा दिया करते थे, बहुत सारे लोगों को वंचित कर दिया जाता था। ऐसी घटनाएं होती थी कि जाइए आपका वोट लग गया, पूरे के पूरे गांव के वोट लगवा दिए जाते थे। बहुत सारे दबंग भी थे, बहुत सारे संगठन भी थे। लेकिन उस समय जो है चुनाव आयोग जो है वो दूध को चोरी से पीने वाली बिल्लियों को भगाया करते थे, लेकिन आज हो गया है कि बिल्लियों को ही दूध की रखवाली दे दी गई है। यह सबसे बड़ा नुकसान होगा, और ये अगर आगे चला तो आप यकीन मानिए कि शायद ही कोई चुनाव बीजेपी हारे। राजीव जी, ये बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और ये हम लोग भी अभी कुछ दिनों पहले, अभी जब हमारा एग्जिट पोल फेल हो गया, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, जब हमारा एग्जिट पोल फेल हो गया, जो हमने बताया था वो नहीं हुआ, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि भाई साहब अब आप ये सब करवाना, इस पे पैसे खर्च करवाना, इतने लोगों को एंगेज करना, इतनी मेहनत करना, ये सब छोड़ दो। बेटर ये है कि हर चुनाव दर चुनाव बस ये बताते रहो कि भाजपा जीत रही है। आखिर में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते थे कि आएंगे तो योगी ही और आएगी तो भाजपा ही, तो बस यही रट लगाए रहिए और आपके एग्जिट पोल, आपके ओपिनियन पोल सब सही होते जाएंगे। तो ये है, लेकिन थोड़ा इससे इतर, क्योंकि हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी इस देश के जागरूक नागरिक भी हैं,
पत्रकारिता पेशा है तो नागरिकता जो अपना जो एक नागरिक धर्म है वो भी तो सामने रखना है, और उस हिसाब से हम बात यहां अपनी रखते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। एक कुछ बातें आलोक अग्निहोत्री जी कह रहे थे और उसमें थोड़ा आपके एरिया की बात भी कर रहे थे, और आप भी कह रहे थे कि 3 घंटे लाइट चली जाती है उसके बाद भी कोई संज्ञान में नहीं लेता है इन चीजों को, और ऐसी बहुत सारी चीजें। नोएडा की मैं बात बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 15-15 मिनट करके 2 बार 3 बार लाइट गई, कहीं कोई खबर ही नहीं। आखिर लाइट स्ट्रांग रूम की कैसे चली जाती है और वहां उसकी जांच आखिर क्यों नहीं होती है? और अगर ईवीएम में वोट डालते समय चलो यहां दबाया वहां गया, इसके अलावा क्योंकि साम दाम दंड भेद सब जो हैं वो सारी चीजें सारे हथकंडे यहां दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आपको जहां जो फायदा नजर आ रहा है वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो चुनाव आयोग पे ही है। हम बीजेपी पर क्या वो करें, चूंकि सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार का दावा कर रही थी, उसी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में खेल कर दिया, हम यही कहेंगे। उसी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में खेल कर दिया, हम यही कहेंगे। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो चीजें हुई जरा थोड़ा समझाइए क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो समझना, और इस चर्चा को जब हम यहां रख रहे हैं, जब बिल्लौर की घटना की बात हम कर रहे हैं, एक सपा प्रत्याशी आकर के खुद अपना वीडियो जारी कर रही हैं, विजुअल्स जारी कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे विजुअल सब आ रहे हैं जिस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे इसी मंच पर, और ये सब यहां पोल खोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र, जो अखिलेश यादव ने उस दिन कहा था उस रात को कि लोकतंत्र खतरे में है और इसको संभालना हमारा आपका फर्ज है, तो ये भी, और ऐसे भी कल हमारे साथी ने कहा था कि विपक्ष तो हमारा भाई है, उस हिसाब से भी हम यहां चर्चा करना जरूरी मानते हैं। पत्रकारिता वही है, पत्रकारिता धर्म भी वही है। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, जब हम लोग एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पे जब चर्चा कर रहे थे, या जो सैंपल जो कैलकुलेशन किया जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है, वो किसी न किसी से बात करके और कुछ चीजों को लोगों के बीच में जा करके उसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं लहर किसके खिलाफ है या किसके पक्ष में है। जो बैलेट पेपर की बात हो रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है, वो निश्चित तौर से एकदम सीटों की तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन 90% विधानसभाओं में बैलेट पेपर में जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन जीती है। तो हम इसको इस नजरिए से देखें कि वो जो बैलेट पेपर के वोट पड़े हैं उसमें सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, और सर्विस पेशा के भी लोग हैं, विकलांग है, मरीज भी हैं, तमाम तरीके के लोग हैं, और उसका 80% बैलेट पेपर का वोट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। तमाम सीटें जब 10 मार्च को काउंटिंग हो रही है, जैसे 12 सीट है जो मुझको याद आ रही है, एक इसौली की जहां पे सपा ताहिर खान जीते हैं 100 कुछ वोट से, तो जो वोट शुरू में जो बैलेट पेपर गिने जाते हैं, जो बच जाता है टाइमिंग के बाद, वो बाद में रख दिए जाते हैं, और अगर बैलेट पेपर की संख्या से कम जो है वो हार जीत का अंतर होता है तो फिर वो बैलेट पेपर गिने जाते हैं। तो तमाम जगहों पे बैलेट पेपर गिने गए तो समाजवादी पार्टी की 6 सीटें बढ़ गई बैलेट पेपर के काउंटिंग से। तो इससे समझा जा सकता है कि बैलेट पेपर का जो इशारा था, जो नतीजा था, जो मैंडेट था, वो किसकी तरफ है, और जो ईवीएम से निकला वो किसकी तरफ है। तो ये अपने आप में ही ये लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें की गई हैं, और इसको आप उस रूप में भी देखें कि समाजवादी पार्टी को क्यों हराने की साजिश रची गई है। पूरे देश में जिस तरीके से दक्षिण पंथ का विस्तार हुआ, जिस तरीके से हम लोग शुरू से कहते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के धन बल, बाहुबल, छल कपट, झूठ से लड़ने की हैसियत किसी भी पार्टी की नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जन भावना है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है कि हमारे अश्वमेध का घोड़ा अगर कोई भी रोक इसमें भी रोकेगा तो उत्तर प्रदेश से भी ही रुकेगा, और वो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है अभी फिलहाल जो है, चूंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो भी सबके नजर में है, और अन्य दलों की जो है वो भी, और मायावती का जो खेल है किस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में मिलाया, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो जनभावना के अनुरूप चीजें की गई हैं। वो केवल सपा को नहीं हराएगी, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो है जनता ने हराने की कोशिश की है, और उसके खिलाफ मतलब जनादेश दिया है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ये कहते हैं, वामपंथ के साथी कहते हैं कि तो अखिलेश जो है सांप्रदायिक हो गए, फलाने हो गए ताकतों से। आप देखिए ना कि जब मुलायम सिंह लड़ रहे थे और उत्तर बिहार में लालू यादव लड़ रहे थे इन ताकतों के खिलाफ, तो किस तरीके से उस समय का माहौल था। याद करिए, उस समय चंद्रशेखर जी थे, उस समय बीपी सिंह थे, उस समय काशी राम थे, देवीलाल थे, सुरजीत सिंह जी थे, तमाम ऐसे बड़े नाम थे जो
पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते थे और उस समय जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी और चीजों को अपने करती। आज क्या है, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी लड़ रही, एक दो और नाम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस तरीके का नेतृत्व नहीं है कि जो उनको रोकता हुआ दिखाई पड़े। तो सारी की सारी गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगा रही है और उसने लगाया इस चुनाव में, चूंकि 24 का चुनाव सामने है और इस तरीके की भी फिर होंगी जो इसमें है। और चुनाव आयोग से अगर हम लोग किसी प्रकार की ईमानदारी की बात करें तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो यूट्यूबर्स के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, या जो इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं, जो पत्रकार हैं जिनके ऊपर आरोप लग जाता है ईवीएम में बुराई ढूंढते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बुराई ढूंढते हैं, या वो अगर आप सही बात करेंगे तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि इन ताकतों के बीच जो खड्डन भारतीय जनता पार्टी का है, जो संघ की विचारधारा है, उसको परास्त करने के लिए जनता भी तैयार है, क्योंकि तमाम चीजें वो गेहूं चावल और ये क्षणिक हो सकता है कि चीजें, लेकिन लड़ाई तो दूसरी है, लड़ाई विचारों की है। और वैचारिक धरातल पर मुझको समाजवादी पार्टी इस चुनाव में विजयी हुई है और भारी उससे विजयी हुई है। और ये आगे टेम्परामेंट बना रहे, चीजें बनी रहे, चर्चा इस पर होती रहे, तो मुझको लगता है कि बदलेगा और लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। जी राजीव, सही कह रहे हैं आप। तमाम हथकंडों के बाद भी समाजवादी पार्टी को 125 सीटें अगर आई हैं गठबंधन को, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक मजबूती से चुनाव लड़ना और उसी मजबूती से विपक्ष जो है, यानी कि समाजवादी पार्टी के सामने जो भाजपा है, वो जिस प्रकार पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई। 100 के आंकड़े को न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने पार किया है, बल्कि वोट बैंक में इजाफा हुआ है, ये भी साफ दिख रहा है। तो ये आने वाले समय में जो स्वस्थ लोकतंत्र की हम बात करते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं इस देश में, उसके लिए भी जरूरी है। और जब केंद्रीय स्तर की आप बात कर रहे थे अभी ओम प्रकाश जी, तो राष्ट्रीय राजनीति में आज की तारीख में भी, जबकि मात्र 2 स्टेट में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी है, और वो एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान, और उसके अलावा ये मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में, और उसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में कोalition की सरकार है कांग्रेस की। और इसके बाद भी दूसरे नंबर की पार्टी है जहां विधायकों की संख्या आपको बताऊं कि 1443 विधायक अगर बीजेपी के हैं तो 753 विधायक कांग्रेस के हैं, टीएमसी के 236 हैं और आम आदमी पार्टी के 156 हैं। अब ये मिला करके, मैं पंजाब का मिला के 92 मिला के कह रहा हूं मैं। तो ये जो है, यानी दूसरे नंबर पे आज भी कांग्रेस पार्टी देश में है, और जिसको साजिशन खत्म करने की कोशिश भी भाजपा कर रही है, वो भी दिख रहा है। मैं भाजपा कर रही है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा खुलकर बोलती है कांग्रेस मुक्त भारत की बात, लेकिन यहां हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहां उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। और क्या सपा को हराने के लिए रची गई है साजिश, ये कर रहे हैं, और यही पोल खोल यहां पर हम लेके आ रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से एक छोटा कमेंट लेना चाहूंगा आलोक अग्निहोत्री जी आपसे कि अलग अलग पॉकेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आपने उन्नाव को देखा, आपने प्रयागराज को देखा, कई जगह के ईवीएम से लेकर के और चुनाव प्रचार प्रसार, उन तमाम चीजों को, और चुनाव के दौरान हम लोग जब चर्चा करते थे उसमें भी आप बहुत सारी बातें, बहुत विस्तार से अपनी बातें रखते भी रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से क्या कुछ अगर समाजवादी पार्टी के फायदे में दिखाई देता है, सरकार नहीं बना पाई, लेकिन फायदे में अगर समाजवादी पार्टी के आपको दिखाई देता है अगर, तो क्या दिखता है आपको? जी राजीव जी, अगर सपा पार्टी या कांग्रेस की बात ना करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 जगह बहुत साफ तौर पे जो आम जनमत था, वो आम जनमत दक्षिण पंथ के खिलाफ लामबंद हुआ, और केवल लामबंद नहीं हुआ बल्कि उसने अपना प्रतिरोध भी दर्ज किया। दूसरी चीज, जिस ओर दिशा में पूरे देश की राजनीति को ले जाने और विकास का नारा और बाकी दूसरी चीजों की बात की है, लोगों ने उसको नकारा है। बेशक समाजवादी पार्टी इस चुनाव के अंदर हार गई हो, लेकिन हमारा मानना है, और जिन लोगों के साथ हम लोगों की बातचीत होती है और हम लोग अपनी राय रखते हैं, जिनके आधार पे वो वर्किंग क्लास से लेके और सर्विस क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक, ऐसे जिसने इतने वर्षों के अंदर
जिस हिंदुत्व की राजनीति, जिस विकास के मॉडल की बात, जिस गुजरात मॉडल की बात, जिस दुनिया के उस यूरोपीय मॉडल की बात, जिस पूरे सपने की बात, उस सबको इस चुनाव ने 2022 के चुनाव में मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने उसको खारिज कर दिया। आम जमीन के आदमी ने उन पूरे सवालों को खारिज कर दिया। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक बेहतर पहचान। ये जरूर है कि गुजरात फाइल, वो कश्मीर फाइल दिखाई जा रही है, लेकिन कश्मीर फाइल के साथ मैं देख रहा था बहुत सी जगह लोगों ने कहा कि इस समय गुजरात फाइल की चर्चा क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गुजरात मॉडल आ गया है तो गुजरात फाइल के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। तो और ये उस ऐसे लोगों की ये टिप्पणी है जो किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे माइंडसेट को बदला जा रहा है और ये हमारे लिए जेन्युइन नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों के साथ लगातार जो कुछ पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर से लेके कोरोना और इसके दौर में हुआ है, उस दौर में बहुत साफ तौर पे आम आदमी, जिसको हम इस देश का आम आदमी कहते हैं, उस आम आदमी ने ये महसूस कर लिया है कि अगर ये सरकार रही, अगर इस विचार के लोग रहे, तो हमारा देश फिर से एक बार गुलामी की ओर जा रहा है। हमें एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी और उसका संकेत चौथे चरण के बाद अखिलेश ने बहुत साफ तौर पे दिया था कि लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद केवल क्रांति का रास्ता है। ये अखिलेश ने बाकायदे अपनी 2 मीटिंग के अंदर इस बात को कहा। तो साफ तौर पे जो जनमत है, जनमत मत के जरिए क्रांति करने जा रहा था, जिसको मैनिपुलेट किया गया है, मैनेज किया गया है और जनता की आवाज को दबा दिया गया है। लेकिन हम मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लीगल एक्टिविस्ट हैं, हम भारत के आम नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के उस बुनियादी चीजों को बहुत साफ तौर पे देख रहे हैं कि मत के रूप में आप जो रिजल्ट दे रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं। जो सच है, वो जो सच दिखाई दे रहा है, वो लोग आज भी इस बात को कह रहे हैं कि अरे भाई, हमारे उसमें हमारी पोलिंग पे तो इतना मत ही नहीं था और हम लोग वहां मत करके आए, वो मत बदल कैसे गया। ये पोलिंग वाइज, अच्छा इसके अंदर एक चीज और आई, जिस वीवीपैट का भी जिक्र किया दीपक जी ने। वीवीपैट के अंदर बड़ी संख्या में बैटरी नहीं निकाली गई, कंट्रोल यूनिट पैनल की बैटरियां नहीं निकाली गई, और जब गणना शुरू हुई है तो डेफिनेटली कोई भी अगर डिवाइस रख दिया जाता है तो वो ऑटो डिस्चार्ज होता रहता है। आमतौर पे बहुत सी डिवाइसेज ऐसी मिली हैं जिनमें 90% के ऊपर वो चार्ज, तो संभव ही नहीं। 10 फरवरी को चुनाव हो रहा है और 10 गणना के समय वो 9% बता रहे हैं, 90% का बैकअप नहीं होता है। हम सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे उसको यूज करें या ना करें, वो अपने आप डिवाइस डिस्चार्ज होती है। तो ये भी चर्चा है। अभी कई इधर के 3-4 दिनों के अंदर जिन लोगों की ड्यूटी और उन्होंने किया है बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग देख रहे थे कि 92% डिवाइस चार्ज है और ये संभव कैसे था। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़े सवाल खड़ी करती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो वो कंट्रोल यूनिट नहीं रही है, वो वीवीपैट नहीं रहे हैं, और या उनको मैनिपुलेट किया गया है और फिर से उनको रिचार्ज किया गया है। तो अभी तो सवाल है 2 साल का जो वक्त है, उस 2 साल के वक्त में ये जरूर है कि लोगों की सलाह आपको होगी कि मोदी जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही, लेकिन हम लोग तो लोकतंत्र के ही जीतने की बात कहते रहे हैं। इस आजादी के वारिस हैं हम, तो हमारी बात तो वही रहेगी, चाहे हम अल्पसंख्यक हो जाएं, लेकिन हमारी बात वही रहेगी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ओम प्रकाश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी आपके पास आऊं जी, लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा, वो जो सीसीटीवी फुटेज है, जरा जो साथी बाद में जुड़े हैं जरा एक बार दिखाइए। सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रहा है, ये फुटेज क्या कुछ है और क्यों इस पर बिल्लौर की जो प्रत्याशी, समाजवादी प्रत्याशी रचना सिंह हैं, वो क्यों इस फुटेज को जारी कर रही हैं और क्यों
गड़बड़ हुआ है। ये आप देखिए, ये स्ट्रांग रूम है और ये सीसीटीवी फुटेज, एक बंदा अंदर गया है और बाहर में सुरक्षाकर्मी है और ये स्ट्रांग रूम के अंदर गया हुआ है। ये आप साफ देखिए, ये जो फुटेज है, ये देखिए, ये बाहर फिर आया, ये जो सफेद शर्ट वाला आदमी है, ये अंदर गया है, बाहर आया है, ये सीसीटीवी फुटेज में। और इसको और जिसको लेकर के विल्लौर की डीएम जो है वो कह रही हैं कि नहीं ये निराधार है। आखिर क्यों जाता है कोई, ये मोबाइल पर देख रहा है, देखिए ये सब कुछ आपके सामने है। आखिर ये विजुअल्स क्या कुछ कह रहे हैं। ये 1 तारीख की बात है, 1 मार्च की बात, 1 मार्च 2022 और 20:32 यानी रात को, शाम को 8:32 की घटना है। ये आखिर क्यों, रात को ये आदमी क्या कर रहा है यहां पर, ये इंसान क्या कर रहा है, ये सवाल तो उठेंगे और यही तो पूछा जा रहा है। 80,000 से ज्यादा मत मिले हैं और ये देखिए अलग अलग फुटेज जो सीसीटीवी के होते हैं, अलग अलग कैमरे, ये एक दूसरे एंगल से, ये दूसरा एंगल है, उस एंगल से देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ खड़ा है और ये आदमी आता है, ये बात कर रहा है सुरक्षाकर्मी से। ये क्या मिलीभगत है? अगर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो भाई आप आइए, बताइए। आप ऐसे सवालों के घेरे में अगर हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपको बात तो सामने रखनी पड़ेगी। और यही सब हम यहां भी सवाल उठा रहे हैं, हम यहां चर्चा यही कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर विल्लौर की घटना और इसको क्यों वहां की प्रत्याशी जो हैं वो इस पर चर्चा कर रही हैं, इसको क्यों लेकर के आ रही हैं। और ये देखिए, ये खोल करके अंदर जाता है ये सफेद शर्ट वाला इंसान और उसके बाद अंदर रहता है, फिर बाहर आता है। आखिर क्यों? और वो भी रात को 20:34 पे, यानी 8:34 पे। यही सवाल है। और इसके बाद क्या कुछ कह रही हैं रचना सिंह, जरा वो भी सुना दीजिए एक बार फिर से, जो साथी बाद में जुड़े हैं वो भी सुन लें, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब समय खत्म होने को है, लेकिन चाहता हूं कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं और खासकर ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम में अगर कोई जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ में कैसे स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस ने 2018 में दीवार चुनवा दी थी और वहीं रखवाली करते थे। 7 तारीख के बाद इसी 7 मार्च को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, और उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाने के लिए आपको बाहर आना होगा और आप स्ट्रांग रूम की रक्षा कीजिए। लेकिन जहां चुनाव पहले चरण में यानी कि 10 फरवरी को हुए, जहां चुनाव दूसरे चरण में 14 फरवरी को हुए, जहां चुनाव तीसरे चरण में 20 फरवरी को हुए, फिर 23 फरवरी को, फिर 27 फरवरी को, उसके बाद 3 मार्च को, 7 मार्च को, तो 7 मार्च से पहले वाले स्ट्रांग रूम में जहां रखे गए थे उसकी रक्षा कौन कर रहा था? आखिर में अंत में 7 मार्च को ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को की नींद क्यों खुली? यह भी बड़ा सवाल है। आखिर जहां नोएडा और बाकी गाजियाबाद और ऐसे तमाम जगहों पर जो चुनाव हुए, वहां के स्ट्रांग रूम की रखवाली लगभग महीने भर, लगभग 20-25 दिन तक किसने की? यह भी एक सवाल है। इन सवालों के साथ आऊंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, लेकिन एक बार रचना सिंह क्या कुछ कह रही है जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर आप सभी की आभारी रहूंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी जनता ने मुझे वोट दिया और मुझे जिताने की पूरी उम्मीद की, पूरी कोशिश की। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ। मुझे आज भी हिम्मत है, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। मुझे चुनाव हरवाया गया, मैं पूरे अच्छे वोटों से जीत कर आ रही थी, लेकिन मुझे चुनाव हरवाया गया क्योंकि हमारे स्ट्रांग रूम में ही एक अनभिज्ञ आदमी घुस गया था। मैं उसी दिन चुनाव हार गई थी। मैं फिर से संघर्ष करूंगी और फिर से आपके बीच में आऊंगी। आप जब कभी मुझे अपने दुख सुख में याद करेंगे, मैं आपके पास खड़ी मिलूंगी। आपकी बेटी रचना सिंह गौतम, 209 बिल्लौर विधानसभा, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। जी अमलेंदु जी, सवाल इससे पहले आप तक मैं पूछ चुका था, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, एक तो जहां तक सवाल ये कि समाजवादी पार्टी की नींद देर से क्यों खुली, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की नींद जो है बहुत पहले खुलनी चाहिए थी। और लगातार जब चुनाव के दौरान हम लोग चर्चा करते थे तो हमारे तमाम दर्शक जो थे वो भी ईवीएम को लेकर के सवाल उस समय भी करते थे, ईवीएम पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि जब हमारा दर्शक जो है मतदाता ईवीएम को लेकर के इतना सशंकित था पूरे चुनाव के दौरान और लगातार इस पर सवाल उठते रहे, तो समाजवादी पार्टी को इस पर और ज्यादा जो था वो सक्रिय होना चाहिए था और सजग होना चाहिए था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की एक कमजोरी रही उस सांगठनिक स्तर पर रही, क्योंकि एक अकेले स्टार प्रचारक अखिलेश यादव थे, दूसरा कोई स्टार प्रचारक नहीं था। उनकी पत्नी लेकिन वो काफी देर से निकली,
तो सारी चीजें एक आदमी नहीं कर सकता कि आप स्टार प्रचारक भी बन जाएं, आप चुनाव की रणनीति भी बना लें, आप गठबंधन भी कर लें, आप कहां क्या कमजोरियां हो रही हैं उसको भी देख लें, आप कार्यकर्ताओं को भी निर्देश लें। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को थोड़ी सी जो कमियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान तो राजनीति देखिए देना पड़ेगा। जो कमियां हैं वो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमियां नहीं है। आपको अपना सांगठनिक ढांचा ठीक करना होगा, भरोसा करना सीखना होगा अपने लोगों के ऊपर। आप जिनको जिम्मेदारियां दें वो दें। मुलायम सिंह जी के समय में एक व्यवस्था होती थी समाजवादी पार्टी में, मंडल के प्रभारी बनाए जाते थे। वो मंडल के प्रभारी सारी जगहों पर जाकर के चुनाव की तैयारी से पहले जो थे वो साल में पहले जाकर के डेरा डाल देते थे और लगभग वही स्थायी निवास बना देते थे, एक तरीके से कहा जाए। और सारी तैयारियां होती थी, पोलिंग बूथ तक जाकर के किस तरह की तैयारी करनी है, पोलिंग के दिन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें होती थी। किस जनता के बीच किस तरीके से जाना है, और वही जो थे सूचनाएं सब दिया करते थे कि कौन जो है प्रत्याशी लड़ने के लायक है, कौन प्रत्याशी लड़ने के लायक नहीं है। उस पर फिर वो मुलायम सिंह जी अलग तरीके से अपनी जो भी उनकी एजेंसियां रहती हो, जो भी होता उससे वो सब कराते थे कि किस कौन कहां जीता क्या नहीं। इस बार जो कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी में, वो व्यवस्था तो अखिलेश यादव के आती है तो खत्म हो गई, वो मंडल प्रभारी वाली, कहीं कोई प्रभारी नहीं। इन चुनाव में भी कोई चुनाव का प्रभारी बनाने के नहीं गया, जबकि मुलायम सिंह जी के समय में सारे चुनाव में प्रभारी बनाकर के भेजे जाते थे, जिला स्तर तक के भी प्रभारी बनाकर के भेजे जाते थे। तो जो सांगठनिक कमजोरियां देखिए वो तो उनको ही दूर करना है। हम लोगों की इच्छा हो सकती है, दूसरों के साथ कुछ भी बातें चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कमजोरियां हैं वो उनको दूर करनी होंगी, वो स्वयं उनको दूर करनी होंगी। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो सरकार की तरफ से या कहीं चुनाव आयोग की तरफ से या जो प्रशासनिक स्तर पे जो कुछ गलतियां हो रही हैं या कहीं सायास गलतियां की जा रही हैं या साजिशें की जा रही हैं, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, हम उनकी विवेचना कर सकते हैं। उनकी एक विवेचना भी नहीं कहेंगे बल्कि हम उनकी समीक्षा कर सकते हैं, और जो कमियां जो दिखाई दे रही है उनको बता सकते हैं ये कमियां हैं। लेकिन उन कमियों पर स्टैंड भी समाजवादी पार्टी को लेना होगा, खासतौर से अखिलेश यादव को लेना होगा। ये सब चीजें मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पहले भी कहा था, उस समय जब समय हम लोग अपना एग्जिट पोल कर रहे थे उस समय भी कहा था, और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी हमने कहा था कि देखिए अगर कुछ होना है, मैं उस समय अगर जुड़ा था और आज भी जुड़ा हूं, कि अगर कुछ होना है तो 7वें चरण में नहीं, वो बाकी सारे चरणों में भी हो चुका, और 7वें चरण में जगने का कोई अब फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ हुआ है तो वो अगर वाली बात है तो वो सब कुछ हो चुका था 6 चरणों में। 7वें चरण में आप देर से जागे। ममता बनर्जी जो आज सीख दे रही है अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव को हराया गया है, ये करना चाहिए। जब यहाँ ममता बनर्जी आई थी खेला होगा खदेड़ा हुआ करने के लिए, तब अखिलेश यादव को ममता बनर्जी भी ये सीख दे सकती थी कि भाई हमने वहां इस तरीके से रक्षा की है, जबकि हमारी जो वहां सरकार थी और ये तब भी वहां ये कर रहे थे, आपकी सरकार भी नहीं है, तो आप जो है यहाँ सतर्कता बरतिए। मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव ने जिन लोगों से गठबंधन किया और जिनके साथ उनके साथ विपक्ष के लोग दिखे, उन्होंने भी ईमानदारी के साथ अखिलेश यादव का उस तरीके से साथ नहीं दिया, क्योंकि बहुत सी चीजें जो लोग भुगत चुके थे स्वयं, वो अखिलेश यादव को इस बारे में सजग कर सकते थे। राजीव जी, मैं ये समझता हूं, बाकी अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे उनको क्या राजनीति करनी है। जी यादव जी कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, आलोक जी आप तक आऊं, लेकिन एक बात मैं अमलेंदु जी की बातों में जोड़ना चाहता हूं। मतलब एक पक्ष तो ये एक पहलू एक पक्ष है जिसकी बात अमलेंदु जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस पे सजग रहना चाहिए था, लेकिन क्या हम मान लें कि यहां चोरी ही होगी और हमको सजग रह के और हमको बिल्कुल ताला लगा करके ये बैठना है? मतलब हम ये मान ले जिस राम राज की बात, जिस राम राज की कल्पना और जिस राम राज की बात भाजपा करती है, उस राम राज में ताला लगा के रहना होगा, और तभी आप अगर चाहेंगे तो इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे। ये एक जोड़ रहा हूं मैं, जो आप कह रहे हैं उससे इतर ये बातें इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं हो रहा है। और हम ये समझा रहे हैं अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव की टीम को कि आपको पहले दिन से लेकर के 7वें, मतलब पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक रक्षा करनी चाहिए थी। भाई कितनी रक्षा करोगे, कहां कहां करोगे? जब यहां लूट मची है, जब लूटना ही है तो आप यहां कर लो, कहीं और हो जाएगा। चोरी होनी है, होगी। तो इसलिए कम से कम पारदर्शिता जो है वो होनी चाहिए, ये मेरा कहना है, ये मेरा मत है। लेकिन आलोक अग्निहोत्री जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी, मैं राजीव जी आपकी बात पे ही कि रामराज अगर होगा तो सीता की अग्नि परीक्षा भी होती है उसी रामराज के अंदर, और उस अग्नि परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। बहुत सी जगह मत केंद्र बहुत होते हैं, लेकिन ये स्ट्रांग रूम आमतौर पे अंदर एक या कहीं अगर रखी गई तो 2 जगह रखी गई। मेरा बुनियादी सवाल है, मैं इस पूरे डिस्कोर्स में पहले बात कर रहा था एक मीटिंग में, उसमें मैंने कहा था कि एक PIL इस बात का जानना चाहिए कि जब आप बाहर सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम कर रहे हैं, कैमरेज लगा रहे हैं,
तो स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरे क्यों नहीं? स्ट्रांग रूम के अंदर पूरी लाइट की व्यवस्था के साथ, अगर स्ट्रांग रूम जब आप लॉक कर रहे हैं, लॉक करने के समय अगर आप कैमरा लगा दें और एक डिस्प्ले आप बाहर लगा दें, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी, उसका एक व्यक्ति उसको चौकन्ना होकर देखता रहेगा कि वहां अंदर क्या हो रहा है। ये एक बेसिक सवाल, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का तोड़ टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। जब पुलिस आज की तारीख में सड़क पे चलने वाले आदमी को रोकती नहीं है और किसी कैमरे के जरिए उसका चालान कर देती है, तो क्या ये स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरों को फिक्स करने में कोई बहुत बड़ा संसाधन लगना था? नहीं लगना था, लेकिन मंशा नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन में, जिसमें इस बात को आर्गू भी किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 5 मशीनों और वीवीपैट का मिलान कर लिया जाए, और उसको बाकायदे उस पूरे इशू को रेज नहीं किया जाने दिया गया। तो सवाल यह है कि केवल वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट भी है, दूसरी भी चीजें हैं। और इसकी तैयारी, अगर आप ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर आपको आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए ही उसके अंदर, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत नहीं है। जब हमारे मोबाइल फोन से लेके और लैपटॉप के अंदर कोई घुस जाता है, तो फिर हम स्पाईवेयर के जरिए ही उसकी हम जांच करते हैं। तो स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरे क्यों नहीं? और इस पे चुनाव आयोग को जरूर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज में पीपुल्स पिटीशन के जरिए बहुत सी जगह से ये सलाह चुनाव आयोग के अंदर गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत का नागरिक उसके लिए, एक मतदाता उसके लिए कुछ नहीं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की ओर से भी ईवीएम को नहीं हटा पाएंगे, हमारी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन क्या हम उसको चेक करने का जो मैकेनिज्म है उसको कैसे डेवलप करेंगे? और 2 वर्ष के इस पूरे समय के अंदर वो मैकेनिज्म क्या होगा? क्योंकि इस देश के अंदर का पढ़ा लिखा वो तबका, आईटी सेक्टर का तबका, जर्नलिस्ट, वो सब चाहते हैं कि देश के अंदर एक डेमोक्रेसी हो, जो देश के अंदर आजादी की आकांक्षा है वो आम आदमी तक पहुंचे, तो हम लोग उसको चेक करने का काम कर सकते हैं। और ये एक बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी को क्यों नहीं वहां पे इंस्टॉल किया गया, अंदर किए जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चुनाव सुधार में जो बातें चुनाव सुधार पर होती हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा अंदर क्यों नहीं, और इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो ईवीएम जो इतने गायब हैं, जिस पर बार बार सवाल उठते हैं, उस पर भी विचार होने चाहिए, और वो सब सामने आना चाहिए कि आखिर गए कहां, वो कहां यूज हो रहे हैं, किस जगह। ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटी सी चीज है या कागज का टुकड़ा है जो फाड़ कर फेंक दिया गया हो, वो मशीनें हैं, उसकी बात भी होनी चाहिए। तो बहुत कुछ है, और ईवीएम पर सवाल उठेंगे, तब तक उठेंगे जब तक कि इसमें कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी ना आए, पारदर्शिता ना आए। और इसकी बात, इसके लिए जो एक नागरिक समाज है, एक जागरूक समाज है, उसको आगे आप जनता जो वोट देने जाते हैं, आप वोटर्स, आप सबको तो सोचना ही चाहिए, हमको, आपको, सबको मिलकर सोचना चाहिए, और ये जरूरी है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे साथ 4 साथी इस वक्त मौजूद रहे, आलोक अग्निहोत्री जी, ओम प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और कुछ देर पहले जुड़े थे सीधे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी सुरेंद्र दुबे जी। आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, जो आप जुड़े हुए हैं, आप सबसे एक आग्रह और भी है कि जो फिल्म की चर्चा खूब हो रही है, आने वाले दिन में देखेंगे आप, द कश्मीर फाइल्स, इसकी चर्चा खूब हो रही है। इस द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, इसको बनाया है विवेक अग्निहोत्री ने। विवेक अग्निहोत्री आप जानते हैं कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है, और उन्होंने, और क्यों बार बार तमाम बीजेपी के नेता इसकी सिफारिश क्यों कर रहे हैं कि जाइए इस फिल्म को देखिए। वो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा है कि यहां के, हमारे यहां यानी मध्य प्रदेश के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, सबको एक दिन की छुट्टी दीजिए और इस फिल्म को देखने भेजिए। आखिर ऐसा क्यों कहा है, ये इसके पीछे क्या कारण है? और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का यह बयान है कि नरोत्तम मिश्रा का बयान है कि आप जाइए, आप छुट्टी दीजिए पुलिस अधिकारियों को, जाकर फिल्म देखें। द कश्मीर फाइल्स की बात मैं कर रहा हूं। आखिर क्यों?
क्या है इसके पीछे की कहानी, इसका पूरा सच, इसका पर्दाफाश कहें तो हम खोल रहे हैं, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक वीडियो आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। आप साथी बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद रहेगा और उसको जरूर देखिए। और ये अभी ये चर्चा, द कश्मीर फाइल्स की चर्चा जो है खूब होगी आने वाले समय में, लेकिन चर्चा हो उससे पहले इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे खेल क्या है। क्यों इस देश के ताना बाना को, इस देश की सामाजिक संरचना को, इस देश के सौहार्द को क्यों बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे क्या एक साजिशन इस फिल्म का निर्माण है। इसमें विवेक अग्निहोत्री ने बताया है कि 2 साल तक हमने 700 से ज्यादा विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन क्या वो रिसर्च एक पक्षीय है और भी कुछ नहीं है? फिल्मकार क्या एक पक्षीय हो गए हैं? तो ये तमाम बातें समझने की जरूरत है। फिल्म देखिए या ना देखिए ये आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाइए फिल्म देखिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ भी विचार करने से पहले जरा सोचिए, समझिए और फिर आप कोई भी निर्णय लीजिए। और इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद हमारे चैनल पर वो उपलब्ध होगा। तो इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम था, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, लगातार आप जुड़े रहे। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे साथी, इकबाल खान जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र जब लहू लुहान होता है तभी आमूल चूल परिवर्तन होता है और ये मौजूदा स्थिति की सार्थकता है, ये कह रहे हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी, यूपी की जनता को बैलेट पेपर के लिए आंदोलन करना चाहिए लिख रहे हैं। खांडू सिंधे भी हैं ईसीआई के नाम पर, और उसके अलावा अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं सर बीजेपी एक अफरोज आलम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख राशिद हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं शेख राशिद की मुस्लिम बीएसपी का गुलाम नहीं, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, बता रहे हैं। मोहित यादव भी हैं, भाई लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा हटाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। और ऐसे ही जावेद इकबाल जी हैं हमारे सिल्वर मेंबर हैं जो लिख रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा घपला हुआ इस इलेक्शन में। जावेद इकबाल जी बहुत ही सजग, एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट दर्शक हैं, हमारे साथी हैं। आप तमाम दर्शक, आप लोगों को कहता हूं, व्यूअर्स कहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप सब हमारी टीम के हिस्सा हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। आप सब जो हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज शाम को देखते हैं और इतना समय हमारे प्रोग्राम के लिए निकालते हैं, आप सबका किस ढंग से मैं शुक्रिया अदा करूं, ये मेरे लिए बिल्कुल, मैं कहूंगा कि अगर मैं शुक्रिया कह दूं तो ये एक छोटा सा रस्म अदायगी होगी। ये मेरे लिए, मतलब आपके लिए भी, आप समझ सकते हैं कि ये वो चीज नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं या आप मुझे दे। आप जो मुझे देते हैं वो बहुत बड़ी चीज देते हैं कि रोज शाम आप जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, भरोसा बनाए रखिए, इस लोकतंत्र पर भरोसा बनाए रखिए, अपने आप पर। आप मुझ पर भरोसा करें ना करें, अपने आप पर भरोसा कीजिए, आंख नाक कान खोल कर रखिए और लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र खतरे में नहीं रहेगा, ये तय मानिए। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं दोस्तों। कल शाम फिर 6:30 बजे मुलाकात होगी, कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे हैं, जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए। नमस्कार। और द कश्मीर फाइल्स वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।